हम वर्तमान में एक ऐसे डिजिटल युग में हैं जहां सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने से लेकर बिलों के भुगतान तक सब कुछ डिजिटली हो रहा है। हम सभी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम इस ऐप्स का इस्तेमाल भुगतान करने के लिए करते हैं। मतलब कि इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट ये दोनों ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इन ऐप्स पे जो लेन देन होता है वो यूपीआई द्वारा होता है और आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जानेंगे यूपीआई काम कैसे करता है, क्या इसकी खास बात है, क्यों पूरे हिंदुस्तान में ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व भी आज इसे एक्सेप्ट करने के कगार पे है। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलकानी फेयर। चलो शुरुआत करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार इंडिया को एक कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ाना चाहती है। इसके लिए इन्होंने सोचा कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें भारत की जनता को कैश का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े और डिजिटली पेमेंट पर ज़्यादा फोकस करना पड़े। इसीलिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई द्वारा रेगुलेट होता है, साल 2016 में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को लॉन्च किया। यूपीआई एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि रियल टाइम पेमेंट मतलब तुरंत भुगतान करने के लिए बनाया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट से फंड को दूसरे किसी पर्सन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, वो भी फास्ट, सिक्योर, इजीली, सीधे अपनी जेब में रखे एक स्मार्टफोन से जिसमें इंटरनेट होना चाहिए। और अगर इंटरनेट ना हो तो अपने फीचर मोबाइल से भी कर सकता है। इसका मतलब यूपीआई का इस्तेमाल आप स्मार्टफोन जिसमें इंटरनेट हो और फीचर फोन दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। न केवल फंड ट्रांसफर के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि रोज रोज घर के खर्चों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बिजली का पेमेंट करना हो, मोबाइल या टीवी रिचार्ज करना हो, किराने की दुकान से दूध या ब्रेड खरीदना हो या फिर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करना हो। ये सब आज आप यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं। यूपीआई आज घर घर तक पहुंच रहा है और अब आने वाले सालों में आप इसे पूरे विश्व में भी इस्तेमाल होता हुआ पाएंगे। लेकिन आप पूछोगे क्या आईएमपीएस से हम पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आईएमपीएस से एडवांस वर्जन यूपीआई का होता है। चलिए आपको समझाता हूं कैसे। अगर आपको आज आईएमपीएस का इस्तेमाल करके अमाउंट ट्रांसफर करना हो किसी के अकाउंट में, तो आप क्या करोगे? सामने वाले का बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक का अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल मांगेंगे। लेकिन इन सब को मेंटेन करना थोड़ा सा इंपॉसिबल होता है जब आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करनी हो। बस यूपीआई में इन सभी चीज़ों की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जो जनरली सबके मोबाइल नंबर होते हैं, या फिर ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। अब इसको ये मत समझ लेना कि हर मोबाइल नंबर में यूपीआई की फैसिलिटी होती है। पेमेंट करने वाला और अमाउंट रिसीव करने वाला दोनों के मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड होने चाहिए जिसमें यूपीआई हो। यूपीआई एक ड्यूल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसलिए इसमें ट्रांजेक्शन्स भी सिक्योर होती है, यानी कि सुरक्षित होती है। अब समझते हैं कि यूपीआई काम करता कैसे। यूपीआई एक इंटरऑपरेबल सिस्टम है जो सभी डिजिटल पेमेंट के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, जिसमें कोई भी बैंक या तीसरी पार्टी ऐप यानी थर्ड पार्टी ऐप व्हाट्सएप पे, पेटीएम, फोन पे लिंक कर सकती है। मतलब आपके चाहे जितने बैंक्स में अकाउंट हो या जितने भी थर्ड पार्टी ऐप हो, आप बड़े आराम से अमाउंट को ले सकते हो और पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूपीआई। इसको ऐसे समझते हैं कि अग्रवाल की मिठाई की दुकान में आप जाते हैं और 1 किलो मिठाई लेते हैं, लेकिन दुकान वाले के पास पेटीएम है और आपके मोबाइल में फोन पे, तो भी यूपीआई की मदद से आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो बड़ी आसानी से। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च में यूपीआई का नया वर्जन यूपीआई 123 पे लॉन्च किया। यूपीआई 123 पे से वो यूजर भी यूपीआई ट्रांजेक्शन यानी यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे जिनके पास इंटरनेट वाला स्मार्टफोन नहीं है। अभी हिंदुस्तान में करीब 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, यानी वो मोबाइल नहीं है जिसमें इंटरनेट नहीं है। आरबीआई के मुताबिक फीचर फोन यूजर्स 4 तकनीकी विकल्पों की सहायता से ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। पहला है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी आईवीआर। अपने फोन पर से आईवीआर नंबर को डायल करो, जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसको पालन करो, यूपीआई पिन के जरिए पेमेंट को पूरा करो। दूसरा है ऐप बेस्ड पेमेंट से, तीसरा मिस्ड कॉल और चौथा है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड सिस्टम से। आप जानते हैं कि यूपीआई इतना सक्सेसफुल, इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? देखिए, ये सारे के सारे आंकड़ों में होंगे, यानी डेटा में। आपका बेटा आपसे झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता है। ठीक वैसा ही हुआ। मई मंथ में एनपीआई ने रिकॉर्ड 10 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हुए, जिसमें अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो 5.95 बिलियन। इसका मतलब लोगों ने आईएमपीएस से ज्यादा यूपीआई को प्रेफरेंस दी है। हर साल यूपीआई एक बड़ी इमारत की तरह ऊंचा होता जा रहा है। 21 बैंक के साथ 2016 में शुरू हुआ और आज 300 से भी ज्यादा बैंक्स इसमें लिंक हैं। लेकिन यूपीआई में सबसे बड़ा बदलाव हमने साल 2020 में देखा, जब हिंदुस्तान में कोरोना आया। यूपीआई तो जैसे एक तरह का वरदान साबित हुआ लोगों के लिए। 2019 में 18 करोड़ 31 लाख के ट्रांजैक्शंस हुए। वहीं 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर सीधे 31 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इसका मतलब कोरोना के टाइम पे इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। ये आंकड़े डबल हो गए, यानी 2 गुना हो गए और 63 लाख के आंकड़े तक गया ये। मतलब लोगों को अब डिजिटल पेमेंट करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि रिटेल प्लेटफॉर्म यानी कि दुकानों पे यूपीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वो तो आप देख ही रहे होंगे, जैसे कि चाय की दुकान में भी आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा और हाई क्वालिटी रेस्टोरेंट में भी। इससे एक बात तो साबित होगी कि भारत भी एक वर्ल्ड क्लास पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। बना सकता है क्या? बना दिया।
शायद यही कारण था कि गूगल ने अमेरिकन फेडरल रिजर्व को साल 2019 में इंडिया के यूपीआई जैसा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने लोगों के लिए बनाने के लिए कहा। लेकिन अब यूपीआई भी धीरे धीरे वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे वर्ल्ड भी यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहा है। आइए बताता हूँ कैसे। भूटान पहला देश है जिसने यूपीआई स्टैंडर्ड्स को स्वीकार किया है क्यूआर कोड के लिए और पेमेंट को मोबाइल बेस्ड भीम ऐप से एक्सेप्ट करता है। 14 सितंबर 2021 को मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और आरबीआई ने अनाउंस किया कि सिंगापुर का पे नाउ और इंडिया का यूपीआई दोनों लिंक किए जाएंगे, जिसको जुलाई 2022 तक शुरू करने का प्लान है। लागू होने पर मोबाइल फोन नंबरों का उपयोग करके भारत से सिंगापुर में और यूपीआई यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग करके सिंगापुर से भारत में फंड ट्रांसफर किया जा सकता है तुरंत, और वो भी लो कॉस्ट पे। नेपाल पहला ऐसा देश है जिसने यूपीआई को अपने देश के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी यूपीआई को पेमेंट टू मर्चेंट के तहत शुरू किया गया है। इसका मतलब अभी आप इसे सिर्फ और सिर्फ दुकानों में इस्तेमाल कर सकते हैं यूएई में। हाल ही में न्यूज़ आई है कि यूपीआई को आप भविष्य में फ्रांस की धरती पर भी इस्तेमाल होते देख सकेंगे, जिससे भारतीय छात्रों और पर्यटकों के लिए भुगतान करना काफ़ी आसान हो जाएगा। 10 से भी ज़्यादा कंट्री में यूपीआई को लिंक या एक्सेप्ट करने पे काम चल रहा है, यानी भारत सरकार और आरबीआई चाहते हैं कि इसको कैसे भी करके विश्व में फैलाया जाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा क्या हो गया यूपीआई में कि पूरी दुनिया की नज़र यूपीआई पे आके टिक रही है? चलिए आपको बताता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा। स्विफ्ट एक ऐसा वैश्विक भुगतान प्रणाली है जिसका 200 से भी ज़्यादा देश इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 1100 से भी अधिक वित्तीय संस्थान और कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इसे 1973 में विकसित किया गया था और ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए मैसेजिंग नेटवर्क है। स्विफ्ट को बैंकों के लिए जीमेल के रूप में आप सोच सकते हैं, जैसे ये एसएमएस की तरह। संक्षेप में बोलूं, स्विफ्ट मनी ट्रांसफर के लिए एक मैसेजिंग सिस्टम है। इसकी देखरेख नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम द्वारा दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंकों के साथ साझेदारी में की जाती है, जिसमें यूएस फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड शामिल है। यानी स्विफ्ट कोई बैंक नहीं है जो ना तो पैसा लेता है ना स्टोर करता है, बल्कि ये बताता है सिर्फ और सिर्फ कि मनी सुरक्षित रूप से ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन भारत के लिए क्यों एक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध में हमने देखा था कि कैसे अमेरिका और यूरोप के देशों ने मिलकर रशिया को सबक सिखाने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए थे। उन्हीं प्रतिबंधों में से एक था कि रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर देना। स्विफ्ट के अलावा वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनी ने भी रशिया में काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब रशिया को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि रशिया के साथ इंटरनेशनल पेमेंट करना अब दुनिया के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, जिसका असर एकदम उसकी इकोनॉमी पे पड़ेगा। ठीक वैसा ही इंडिया के साथ भी हो सकता है। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि स्विफ्ट का अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर एकाधिकरण है, यानी मोनोपोली है। इसलिए जब भी कोई भी देश पश्चिमी विचारधारा को चुनौती देगा तो अगले ही पल उसे स्विफ्ट से उठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप समझो कि अगर किसी भी देश को आप बम नहीं गिराना सकते, यानी डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकते, तो उस पर स्विफ्ट वाला बम डाल दो, उसकी अर्थव्यवस्था वैसे ही टूट जाएगी। अब अगर सोचो, कल अगर इंडियन आर्मी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को अपने कब्जे में करने के लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन करती है, तो हो सकता है कि ये अमेरिका, यूरोप के देश मिलकर के भारत को सबक सिखाने के लिए स्विफ्ट से बाहर कर देंगे। वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस बोलेंगे हम काम नहीं करते हैं। इसीलिए इंडिया के पास अपना यूपीआई और रुपे कार्ड है। सिर्फ इतना ही नहीं है, स्विफ्ट से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर 5% तक का चार्ज लगता है और यूपीआई के इस्तेमाल से इसको कम करके 2% पर कर दिया जाएगा। मतलब यूपीआई को इस्तेमाल करना स्विफ्ट के कंपैरिजन में बहुत सस्ता होगा। लेकिन क्या ऐसा कुछ चाइना के पास भी है? बिल्कुल है। चाइना के पास भी अपना क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांसफर इंटरफेस है, जिसे वो पिछले 4 सालों से इस्तेमाल कर रहा है, जिसको वो स्विफ्ट के बदले यूज़ कर सकता है। यानी स्विफ्ट के बदले वो एक ऑप्शन रख सकता है। लेकिन हम सभी जानते हैं चाइना का माल कैसा होता है। और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से भी लिंक करने का फैसला कर दिया है। इसकी शुरुआत रुपे कार्ड से होगी, लेकिन ये एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है जो दुनिया भर के एक्सपर्ट मान रहे हैं। यदि यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा दिया जाए, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा, तो आने वाले वर्षों में यूपीआई पेमेंट मैकेनिज्म दुनिया में एक चुनौती बनकर उभरेगा। मास्टर कार्ड और स्विफ्ट एकदम साइड ही हो जाएंगे। भारत का लक्ष्य 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना है। अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो अभी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज काफ़ी दूर हैं इंडिया से। वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, और ऐसे में अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को भी अपने नियंत्रण में सफल करता है तो जाहिर सी बात है कि भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको यूपीआई के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। उनको समझ में आ जाएगा कि यूपीआई क्या है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।